आईएफएल वेल्थ की प्रेसिडेंट है वो अनु जैन, और बहुत काफ़ी टाइम से उन्हें तेजी मंदी के साइकिल देखे हैं। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ। आज अब पहली बात तो ये कि हमें आपसे नाराज़गी, आप बहुत दिनों बाद हमसे बात कर रही हैं लेकिन एनीवेज कम से कम आप शो पे आई तो सही। नहीं, मैं काफी दिनों से बहुत कम शोज कर रही हूँ, तो आई मीन आपका नया चला हुआ हिंदी में पहली बार आपके साथ जुड़ रही हूँ, लेकिन ऑल द बेस्ट आपको, आपकी पूरी टीम को, हमारी तरफ से, पूरे आईएफएल वेल्थ की तरफ से। बिल्कुल, नहीं अनु, आप और आपकी पूरी फर्म हम लोग के बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं और वेल विशर्स रहे हैं ईटी नाउ ब्रांड के, और मुझे यही उम्मीद है कि ईटी नाउ स्वदेश को भी आपकी तरफ से काफ़ी बूस्ट मिलता रहेगा। तो अनु, चलिए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। बाजार की हम करीब 1000 पॉइंट निफ्टी 15200 से रिबाउंड करके 16200 के ऊपर 16300 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। क्या ये कहना जल्दी होगा कि हम एक ड्यूरेबल बॉटम बन चुका है, या इस बात के साइंस धीरे धीरे चार्ट्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि शायद हम एक बॉटम बना के अब आगे की यात्रा शुरू करेंगे? देखिए, ये एक तरीके से अगर आप कहेंगे कि 15200 के आसपास सपोर्ट है तो वो बात सही है, लेकिन ये कहना कि शायद हम उसको वापस रीटेस्ट ना करें, ये अभी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो बेसिकली इस समय एक पुल बैक आया है, वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली है। हमने पिछले 2-3 दिन से देखा था कि आईटी इंडेक्स, जिसमें काफी शॉर्ट्स बने हुए थे, वो कवर कर रहे थे। तो दिस इज अ रिवर्ट टू मीन काइंड ऑफ अ रैली। अब 27-28 तारीख को क्या अनाउंसमेंट यूएस की तरफ से आता है, उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा कि हम वापस नीचे की तरफ जाएंगे कि ऊपर रहेंगे। बिकॉज हमारे क्वार्टर के रिजल्ट्स जो शुरुआत आई है, वो वही है जो उम्मीद थी। हमारे यहाँ अगर कुछ कट्स आएंगे तो वो सेकेंड क्वार्टर से आएंगे। जो हमारे वैल्यूएशंस हैं वो 16,200 तक काफी रीजनेबल है, बट 16,200 के ऊपर अगर हमारे नेक्स्ट क्वार्टर कट्स आएंगे, जो अभी ईपीएस हम दिखा रहे हैं कि probably for India the EPS which will be going ahead will be closer to FY23 878। अगर उसमें कटौती आनी शुरू हुई तो you will see a reason if the world markets अगर हमारा साथ नहीं दे रहे, हम वापस करेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर 28 तारीख को यूएस बेसिकली अनाउंसेस दैट हमने इतना कटौती और कर रहे हैं अब, लेकिन आगे का व्यू स्लाइटली बिनाइन है, तो शायद हम 16,400 की बजाय 16,800 16,900 तक एक बार को कर सकते हैं। बट फिर वहां से मेरे ख्याल से एक कैपिंग हो जाती है। आपको अगर बेसिकली चार्ट्स ये दिखाएं कि भैया सब कुछ खत्म हो गया है, वो 17,000 स्केल करना अभी भी मुश्किल ही है। ये आपने अच्छी बात बोली कि वो जो 27-28 की जो मीटिंग है एफओएमसी की, वहाँ से काफ़ी कुछ तय होगा, लेकिन ओपन माइंड रखना चाहिए कि पुराने लोज रिविजिट हो सकते हैं और 17,000 पे कैपिंग नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी पे आपका क्या नज़रिया बन रहा है? क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत रिलक्टेंट, बहुत झिझक के मूव कर रहा है, जबकि हम सब जानते हैं उसके कंपोनेंट्स फंडामेंटल तौर पे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एफआई की बड़ी सेलिंग लास्ट 15-20 दिन से एफआई सेलिंग थोड़ी धीमी होती हुई नजर आ रही है। क्या ये रिफ्लेक्ट करेगी स्ट्रेंथ में बैंक निफ्टी की? देखिए, जहां तक कि हमने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स देखे हैं, जिसकी उम्मीद ही थी कि वो दे वोंट बी द बेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स, बट जो आया है उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट मेजर नहीं हुआ। एंड इससे बेटर हम आईसीआईसीआई का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक कि आजकल हमने इस दौर में, क्योंकि हम बेयर मार्केट फेज में थे, तो अच्छे रिजल्ट्स पे भी मार्केट को बिकते हुए देखा है, लेकिन जो एचडीएफसी के बाद रिएक्शन देखा है, मेरे ख्याल से जिस तरीके से आईसीआईसीआई पोस्ट दैट चल रहा है, आई थिंक मोर देन एनी अदर सेक्टर और द इंडेक्स इटसेल्फ, एक बैंक निफ्टी एक बेस दिखा रहा है कि 32,000 तो जो इसने चेक किया था, और वहां से ये अब वापस 35,000 की तरफ आया है। तो 34,000 के आसपास आपके पास काफी अच्छा सपोर्ट है, 33,500-34 के आसपास। रेजिस्टेंस इस समय 36,000 के आसपास है, फंडामेंटली भी और एक टेक्निकली भी। उसके ऊपर जाने के लिए कुछ 2-3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बैंक निफ्टी को काफी अच्छा रिजल्ट देने की जरूरत पड़ेगी। एचडीएफसी
दे चुका है, अब आईसीआईसीआई किस तरीके से देता है, एसबीआई किस तरीके से देता है, उस पे काफी कुछ निर्भर करेगा। गुड आफ्टरनून अनु, प्लेजर टू हैव यू। अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि आप चार्ट्स पर भी बहुत ही फंटास्टिक व्यू देते हैं, यू हैव गॉट योर एक्सपर्टीज इन दैट आल्सो। और हम ये बात कर रहे थे कि ये हिस्टोरिकली भी डेटा देखा गया है, जिस तरह से एसएनपी फर्स्ट 6 महीने में जो करेक्शन दिखाई है, और हिस्टोरिकल आप डेटा देखें, चार्ट्स को अगर पढ़ें पीछे के, तो पहले 6 महीने अगर इतनी बड़ी फॉल दिखाता है तो अगले 6 महीने अच्छा बाउंस बैक भी देता है। तो क्या आप पहला ये व्यू मान रही हैं? और दूसरा, लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक रिलायंस, इन पर आपका क्या व्यू निकल कर आएगा? रिलायंस के नतीजे भी हैं शुक्रवार को, कई सारे ट्रिगर्स उसके साथ है। विंडफॉल टैक्स गेन की बात की जा रही है वापस होने की, उनकी अपकमिंग एजीएम में शायद उनके ओटीसी मर्जर की बात सामने निकल कर आए। इन सारे ट्रिगर्स को अगर एक बार इन्वेस्टर माइंड में इनको देखता भी है, तो क्या व्यू बनाना चाहिए रिलायंस को लेकर लॉन्ग टर्म व्यू के लिए? रिलायंस की जो स्टोरी है वो लॉन्ग टर्म की है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स, डिस्पाइट द टैक्स व्हिच इज बीइंग पुट ऑन इट, उसके बावजूद रिजल्ट्स अच्छे ही आने की उम्मीद है। अब वो फर्क की एक्सपेक्टेशन क्या है और वो क्या डिलीवर करते हैं वो एक चीज है, लेकिन जिस तरीके से हम एक 5G ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं और 5G ऑक्शन में जिस तरीके से उन्होंने एक आउटले रखा है और डिपॉजिट रखा है, वो एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये कंपनी अगस्त के अपने एजीएम में अनाउंस करती है कि हम 3 तरफा डीमर्जर कर रहे हैं, तो आपको ये ट्रिगर्स हैं जो आपको इमीडिएटली रिलायंस को एक ऊपर की तरफ 2700 2800 मे बी इवन 3000 तक ले जा सकते हैं। बट जो उसके लिए इवेंट है वो कि वो अनाउंस कब करते हैं, 5G कब शुरू होता है, कि उम्मीद है कि 6 महीने में या 8 महीने में शुरू होगा, तो वो ये सबसे ज्यादा रेडी है उसके लिए। तो ये सब तरीके के हिसाब से अगर आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी के जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये एक स्टॉक 3 साल के रुझान से अगर आप ले रहे हैं तो आप गलत नहीं जा सकते। बट अगर शॉर्ट टर्म में तो जिस तरीके से मार्केट है, रिलायंस पिछले खास करके जब से अनाउंसमेंट वो टैक्स का आया है, इट्स अंडर परफॉर्म द मार्केट। इट्स बीन बैंक निफ्टी जिसने लीड किया है। बट यहाँ से मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से 2300 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 2300 इज आपको यहाँ से करीब 5% का डाउनसाइड कभी भी मिल सकता है अगर मार्केट खराब आएगा। बट आई थिंक 2300 के आसपास अगर ये स्टॉक कभी भी मिलता है तो इट्स अ गुड पॉइंट टू एंटर द स्टॉक। Anu, good afternoon. Pleasure talking to you. Mansi this side. Of course, Reliance पर अपना लॉन्ग टर्म व्यू आपने बताया, मार्केट्स पर भी, इंडेक्सेस पर करेंसी पर फ्लक्चुएशन जो दिख रहे हैं, रुपी का जो डाउनफॉल है उस पर आपकी राय क्या होगी? क्योंकि साइकोलॉजिकल मार्क जो था डॉलर के मुकाबले 80 का, उसको भी पार किया है रुपए ने। और इनफैक्ट अगर देखें तो ईयर टू डेट लेवल्स यूएस डॉलर के मुकाबले करीब 7.5% के डाउन ट्रेंड हम रुपी में देख भी चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि 82 तक, 82 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे इन द थर्ड क्वार्टर of the calendar year. What is your say on it? So more than the dollar rupee parity, we are looking for the equity market on the dollar index. तो वो 108 के आसपास चल रहा है। 108 के आसपास आपको पूरे कमोडिटी, करेंसी, सब मार्केट्स में एक इम्पैक्ट दिखेगा, इमर्जिंग मार्केट्स पे खास करके। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 108 के ऊपर आप 16,200 क्रॉस करके बैठे हैं, तो वो एक काफी पॉजिटिव व्यू है। अगर डॉलर इंडेक्स कहीं से भी वीकनेस दिखाता है, 103-4 तोड़ता है, तो आपको इमर्जिंग मार्केट्स में एक रिलीफ रैली डेफिनेटली मिलेगी। बट हाँ, अगर आपका डॉलर इंडेक्स कल को 116 की तरफ चढ़ जाता है, तो जिस तरीके से मैं बोल रही थी कि 15,200 वापस टेस्ट करने के पूरे चांसेस हैं फिर से, मेनली प्रोबेबली अराउंड अगस्त सितंबर। तो अगर आपको ये 116 की तरफ चलते हुए दिखता है, and that would again depend a lot on what is announced on 28th. तो अगर ये सब चीजों को आप साथ में देखें तो उनकी इंटरेस्ट रेट हाइक्स क्या आती हैं, और क्या उनका बेसिकली उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कमेंट्री आती है, उस पे डॉलर इंडेक्स का भी काफी फर्क पड़ेगा। तो उसको ध्यान रखते हुए आई थिंक 27-28 को आप ये भी देखेंगे कि जिसकी लॉन्ग पोजीशंस हैं या शॉर्ट पोजीशंस हैं वो ज्यादातर होके जीरो पे जाएंगी। तो एक्चुअली मार्केट की पैरिटी काफी कुछ 27 तारीख को पता चलेगी हमको। बट ओवरऑल आई थिंक कि अगर डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इट्स गोइंग ऑन सेइंग दैट मार्केट्स विल प्रोबेबली रीटेस्ट 15 to 15.3।
अनु, कुछ और सेक्टर्स की बात करें जहां लीडरशिप नजर आ रही है। ऑटो एक ऐसा स्पेस है, हालांकि करीब 1 साल से चल रहे हैं स्टॉक्स धीरे धीरे टर्न्स लेके, लेकिन काफी स्ट्रांग अपमूव में नजर आता है ये स्पेस, और इवन ऑटो एंसरीज को एक्टिव कर दिया है। आपको कौन से स्टॉक्स उसमें पसंद आते हैं इस स्पेस में? देखिए, 5 साल से अगर आप टू व्हीलर्स का वॉल्यूम देखेंगे तो 5 साल से हमारी कोई ग्रोथ नहीं है वहां पे। एंड इस साल जिस तरीके से एक कंजम्पशन रूरल साइड पे बिकॉज ऑफ द गुड मॉनसून, हम देख रहे हैं कि ऑटो साइड पे काफी ऑन द टू व्हीलर साइड देयर हैज बीन अ पॉजिटिव बायस। ये स्टॉक्स काफी चल चुके हैं, चाहे वो आप हीरो देखें, आइशर देखें, बट सेकेंड हाफ के लिए भी हम पॉजिटिव हैं इनके ऊपर। और वो चलेंगे तो ऑब्वियसली ऑटो एंसिल एंड आफ्टर अ लैग प्रोबेबली इवन मारुति एंड अदर्स विल मूव अप। तो हमारा इस समय बायस पॉजिटिव ऑन द टू व्हीलर्स है। We like most of the stocks in the two wheelers, except for probably Bajaj Auto, which has some lag still for 1 or 2 quarters. But I think overall we are positive on two wheelers. तो वो ये चलते हुए I think कि कोई भी dip आएगा तो उसमें आपको वापस supports दिख जाएंगे। They have over the last 6 months outperformed the markets, and probably they'll continue to do so in the second half also. अनु, आपका मेटल्स पर क्या व्यू है? एक व्यू ये भी निकल कर आ रहा है कि शायद कमोडिटी फॉल का जो कमोडिटी फॉल थी वो ट्रेड अप शायद रिवर्स हो रहा है। जिस तरह से बाउंस बैक आपको 2 दिन से मेटल स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, क्या वो मियरली शॉर्ट कवरिंग है या आपको लगता है कि कहीं एक रिवर्स ट्रेड का केस बन रहा है? अभी तक तो सिर्फ शॉर्ट ट्रेडिंग है, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग है, बिकॉज अगर आप देखेंगे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि डॉलर इंडेक्स और कमोडिटी का बहुत स्ट्रेट कनेक्शन है। अगर डॉलर इंडेक्स कल को 112 जाता है, ये रैली सस्टेन नहीं कर पाएगी, एंड मेरे ख्याल से तब आप वापस वो जो हमने बॉटम्स कमोडिटीज में भी बनाए हैं वो रीटेस्ट होगा। तो ये एक रिलीफ रैली है। रिलीफ रैली की स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से ट्रेडर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी मेरे ख्याल से स्टील के स्टॉक्स हम इस समय काफी नेगेटिव हैं कि प्रोबेबली हिंडाल्को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से देख सकते हैं, बट आई थिंक स्टील स्टॉक्स यू मे स्टिल गेट अ लोअर बॉटम। अनु, एफएमसीजी प्ले पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हमने कमोडिटी साइकिल के जो इम्पैक्ट देखे हैं, सॉफ्ट कमोडिटी कूल ऑफ होना, ये तमाम चीज़ें थी जो कि एफएमसीजी को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर भी रही थी, और हमने एक ट्रेंड भी देखा एफएमसीजी स्पेस में। और एफएमसीजी मेजर लाइक HUL ऑफ कोर्स प्राइस हाइक सिचुएशन भी कंपनी ने ली थी, पास ऑन करने की कोशिश भी थी, और साथ ही इन्फ्लेशन ट्रेंड भी पिछले क्वार्टर हमने देखे थे। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एफएमसीजी मेजर्स आपको कैसे लग रहे हैं? FMCG majors का मेन प्रॉब्लम ये है कि some of them are trading at a very high premium. तो as a firm हमारा व्यू न्यूट्रल पे है, बट हाँ उसमें से चाहे आप डाबर देखें या कुछ if we look at some of the stocks which are not so expensive but growth is still there, हम वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। नेस्ले है, हिंदुस्तान लीवर है, जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी स्ट्रॉन्ग है और जो 8-10% का रैली ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां से बेटर आई थिंक टुवर्ड्स द वंस व्हिच आर स्लाइटली मोर रीजनेबल और वेयर ग्रोथ विल बी मोर इज व्हाट वी आर लुकिंग। यस, मार्केट इन द रिलीफ रैली अपवर्ड्स हैज बेसिकली टेकन इनटू अकाउंट कि चाहे पाम ऑयल का रेट है या अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो थोड़े से अब रीजनेबल हुए relatively, बट अगर हम ग्रोथ देखें तो वो शायद अभी भी मिसिंग होगी, बट the only one stock which we like out there is Dabur. ऑल राइट अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और आशा करते हैं कि जल्दी आपसे बात वापस भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट